हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। परीक्षा वाणी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया चैप्टर देखने वाले हैं। इससे पहले जो भी चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। परीक्षा वाणी सीरीज हमारी यूट्यूब के साथ साथ ऐप पर भी चल रही है। यूट्यूब पर केवल आपको वीडियो देखने को मिलेंगी। यदि आप ऐप पर जुड़ते हैं, आपको वीडियो के साथ साथ PDF भी दी जाएगी जो हम आपको पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे संपूर्ण परीक्षा वाणी सीरीज जो है 4 से 5 माह में कंप्लीट होगी, जबकि ऐप पर अगर आप जुड़ते हैं ये सीरीज आपको 2 से 3 महीने में कंप्लीट मिल जाएगी। ऐप का फ़ायदा ये होगा। इसके अलावा हमारे जो अन्य कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे पॉलिटेक्निक लेक्चर जो सामान्य हिंदी का बेस्ट कोर्स है 100 मार्क्स के लिए, वो हमारा ऑलरेडी चल रहा है। आप उससे जुड़ सकते हैं, कंप्लीट बैच है। उत्तराखंड ऐसा है कि 100 मार्क्स के पेपर के लिए भी हमारा बैच चल रहा है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। उत्तराखंड के कंप्लीट नोट्स हर बुक के, जितने भी हमारे उत्तराखंड में फेमस किताबें हैं उनका अलग बैच है हमारा। वहाँ पर कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे। ऐसे सामान्य हिंदी के कंप्लीट नोट्स का बैच भी आपको मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और अधिक जानकारी आप अगर चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरे नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। परीक्षा वाणी का आज हमारा, अगर यूट्यूब की बात करूँ तो 7वीं क्लास है ये, जबकि ऐप पर मैं ऑलरेडी 21 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो ऐप का फ़ायदा आपको ये होगा। और दूसरा, आपको PDF इत्यादि भी ज़रूर मिलेगी। जो नहीं जुड़ सकते हैं वो यूट्यूब से अपने नोट्स बना लें, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये लेटेस्ट बुक आप देख सकते हैं। परीक्षा वाणी जो सीरीज हमारी चल रही है इसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, केवल परीक्षा वाणी के नोट्स इसमें नहीं होंगे। इसमें परीक्षा वाणी के साथ BS नेगी, राजेंद्र बलूदी, इसके अलावा जितनी भी महत्वपूर्ण किताबें हमारी उत्तराखंड GK से रिलेटेड, उन सभी के नोट्स हम इंक्लूड करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ और जानकारी आपको दे देते हैं। मैंने आपको बताया था ये जो पहला चैप्टर आपको दिख रहा है वन लाइनर वाला चैप्टर है, ये आपने खुद से कंप्लीट करना है, क्योंकि इसमें जितने भी चैप्टर है उन सभी के महत्वपूर्ण वन लाइनर दिए गए हैं। और ये जो अंतिम चैप्टर आप देख रहे हैं ये समसामयिकी करंट अफेयर वाला 2023 का करंट अफेयर इसमें आपको मिलेगा। इसको आप पढ़ सकते हैं, इसको भी खुद ही पढ़ना है आपने। इसी के साथ शासनिक प्रशासनिक ढांचा 3 वीडियो में ऑलरेडी हम समाप्त कर चुके हैं। जनसंख्या नगरीकरण का चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। आज हम देखने वाले हैं आर्थिक परिदृश्य। ये लेक्चर 2 भागों में आने वाला है, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरे भाग में उत्तराखंड में औद्योगिक विकास के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ प्रमुख व्यक्तित्व की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके यूट्यूब में 2 वीडियो, जबकि ऐप में इसकी 5 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। पहले हम छोटे छोटे चैप्टर समाप्त करने वाले हैं। जैसे जनसंख्या नगरीकरण हम समाप्त कर चुके हैं। इसके बाद आर्थिक संसाधन और खनिज व्यवस्था वाला चैप्टर आप देख रहे हैं, उसको समाप्त करेंगे। ये चैप्टर समाप्त करेंगे। और उसके बाद ऊर्जा संसाधन वाला चैप्टर भी काफ़ी छोटा सा है, इसको भी समाप्त करेंगे। और उसके बाद हम सीधे जाएंगे कल्याणकारी योजनाओं पर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण, सारे महत्वपूर्ण नोट्स आपको मिलने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये जानकारी बहुत आवश्यक हो जाती है जो नए लोग हमारे बैच से जुड़ते हैं। प्रीवियस वीडियोज़ आपने ज़रूर देखने हैं और सेशन कैसे लग रहे हैं आपको ज़रूर आपने बताना है। उत्तराखंड आर्थिक परिदृश्य भाग 1। उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है वो मनी ऑर्डरी प्रकार की अर्थव्यवस्था है। मनी ऑर्डरी प्रकार की अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? यहाँ के जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोग अगर हम देखते हैं तो बाहरी राज्यों में, बाहरी देशों में काम करते हैं, तो वो पैसा हमारे उत्तराखंड में भेजते हैं जहाँ उनके रिलेटिव रहते हैं। तो इसी वजह से मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था हो गई। पर्यटन प्रधान हमारी अर्थव्यवस्था है। पहाड़ी राज्य है तो पर्यटन सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। पर्यटन को हमारे प्यारे उत्तराखंड में उद्योग का दर्जा दिया गया है। और पर्यटन वर्ष हम 2 बार मना चुके हैं हमारे प्यारे उत्तराखंड में, एक 2001 और दूसरा 2015। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 2 मई 2001 को। और ये लागू कब से माना गया? ये लागू माना गया है जब से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, यानी 1 अप्रैल 2001 से। विशेष राज्यों की लिस्ट में अगर बात करें तो प्यारा उत्तराखंड हमारा 11वें स्थान पर है। विशेष राज्यों और अन्य राज्यों में क्या अंतर होता है? अगर विशेष राज्यों की अगर मैं बात करता हूँ तो अनुदान और ऋण का जो रेशियो होता है 90:10 होता है, 90:10 होता है। जबकि अन्य राज्यों के लिए बात करते हैं अनुदान रेशियो ऋण की, तो वो बनता है 70:30।
उत्तराखंड के अलावा जो अन्य हमारे विशेष राज्य उनके बारे में आपको बताते हैं, जैसे असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, इन्हें ये दर्जा मिला 1969 में। हिमाचल प्रदेश को ये दर्जा मिला 1971 में। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को ये दर्जा प्राप्त हुआ 1972 में। जबकि सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल को ये दर्जा प्राप्त हुआ 1975 में। अब बात करते हैं कार्यशील जनसंख्या और कार्य करने वाली जनसंख्या। जनगणना 2011 के अनुसार हमारे प्यारे उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का 38.39% ये कार्यशील जनसंख्या है। अब अकार्यशील या आश्रित जनसंख्या की बात करें तो या तो आप 100 में से माइनस कर दीजिए, या ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं 61.61%। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 100% जनसंख्या बन जाएगी। अब कार्यशील जनसंख्या में भी आपको मैं बताता हूँ, कार्यशील जनसंख्या का अगर कार्यशील जनसंख्या भी अपने आप में 100% मानता हूँ तो उसका 27% कृषक यानी किसान हैं। कृषि श्रमिक हैं इसके 6.38%, और अन्य कार्यों में लगे हुए हैं बाकी बचे हुए। अब आज के लेक्चर में हम उत्तराखंड के बजट, जो लेटेस्ट बजट है हमारा 2024-25 का, और लेटेस्ट आर्थिक समीक्षा पूरा डिटेल में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं उत्तराखंड बजट और आर्थिक समीक्षा। सबसे पहले आर्थिक समीक्षा देख लेते हैं। विकास दर 2023-24 के लिए अनुमान रखी गई है 7.58%, जबकि देश की इसी वित्त वर्ष में जो विकास दर की अनुमान लगाया गया है वह 7.3%। 2022-23 में यही उत्तराखंड के लिए जो विकास दर थी वो थी 7.63%, और जब देश के लेवल की बात करें तो ये थी 7.2%। अब जीडीपी की बात करते हैं। जीडीपी का अनुमान दो आधारों पर लगाया जाता है, याद रखेंगे। प्रचलित भावों पर अगर मैं बात करता हूं तो जीडीपी हमारी है 346.20 हज़ार करोड़, या इसे 3,46,000 करोड़ भी कह सकते हैं। जबकि देश की जीडीपी की बात करते हैं इसी समय पे 2023-24 के लिए 296.57 लाख करोड़। स्थिर भावों पर हमारे प्यारे उत्तराखंड की जीडीपी की बात करते हैं तो 213.37 हज़ार करोड़, जबकि देश की जीडीपी इस दौरान अगर बात करते हैं तो ये है 171.78 लाख करोड़। सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सुनना है, नोट बनाना है। अब जीडीपी की बात अगर करते हैं, सर्वाधिक जीडीपी वाला जो हमारा जिला है हरिद्वार है, जिसकी जीडीपी है 85,636.20 करोड़। और न्यूनतम जीडीपी वाला हमारा जिला है रुद्रप्रयाग, जिसकी जीडीपी है 2,838.87 करोड़। अब बात करते हैं विभिन्न क्षेत्र जो हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र के लिए अगर देखते हैं 2024-25 के लिए प्राथमिक क्षेत्र का योगदान रहेगा 9.99%। द्वितीयक क्षेत्र का योगदान रहेगा 46.84%। और तृतीयक क्षेत्र टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में क्या आते हैं? कृषि। द्वितीय क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आएगा। और तृतीय क्षेत्र की अगर बात मैं करता हूँ, टर्शरी सेक्टर की बात करता हूँ, तो वहाँ पे सर्विस, सारी सर्विस उसमें शामिल हो जाती हैं। और तृतीय क्षेत्र का योगदान की अगर मैं बात करता हूँ तो ये बनता है 43.17%। सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनना है, नोट्स बनाने हैं। प्राथमिक क्षेत्र में टॉप जिले की अगर बात करता हूँ, सबसे नंबर 1 पे है उधम सिंह नगर, उसके बाद हरिद्वार और उसके बाद देहरादून। द्वितीय क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो तीनों क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा योगदान उत्तराखंड में किस क्षेत्र का अगर कहेंगे तो द्वितीय क्षेत्र का आप देख सकते हैं। द्वितीय क्षेत्र में यानी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले जिले कौन कौन से? नंबर 1 पे हरिद्वार, उसके बाद उधम सिंह नगर, उसके बाद देहरादून। टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर जिसके अंतर्गत आता है, उसमें टॉप जिले हैं हमारे। सबसे नंबर 1 पे आता है देहरादून, दूसरे नंबर पे उधम सिंह नगर और तीसरे नंबर पे आता है हरिद्वार। अब बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम की। 2022-23 में ये थी 2,30,994 रुपये, जबकि देश के पर कैपिटा इनकम इसी ईयर के लिए अगर देखते हैं तो बनती है 1,72,276 रुपये। वर्ष 2023-24 के लिए अगर बात करते हैं पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो वो बनती है 2,60,201 रुपया, जबकि हमारे देश के लेवल पर ये रही है 1,85,854। अब 2022 से 23 से 24 में जब हम जाते हैं तो इसमें वृद्धि की अगर बात करते हैं
तो उत्तराखंड के लेवल पर जो वृद्धि हुई है वो है 12.67%, जबकि देश के लेवल पर ये वृद्धि हुई है 7.9%। अब बात करते हैं सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला हमारा है हरिद्वार, 3,62,688 रुपये। दूसरे नंबर पे आता है उधम सिंह नगर, तीसरे नंबर पे आता है देहरादून। कितनी कितनी इनकी पर कैपिटा इनकम है आप देख सकते हैं, आपने टॉप ज़रूर याद रखना है, तीनों याद करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय की बात। तो न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम जो प्रति व्यक्ति आय है वो रुद्रप्रयाग की 93,160 रुपये। इससे थोड़ा आगे यानी बागेश्वर की है 98,755 रुपये और अल्मोड़ा की है 1,00,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 31 दिसंबर 2023 तक पंजीकृत किसानों की संख्या 9.52 लाख। पीएम फसल बीमा योजना 2023-24 में दिसंबर 2023 तक 86,376 कृषकों का बीमा हो चुका है। अब इसी के अंतर्गत बैंकिंग सेक्टर की भी बात कर लेते हैं। वर्ष 2023-24 में 30 सितंबर 2023 तक कुल बैंक अगर ब्रांच यानी शाखाओं की बात करता हूं तो ये हैं 2,507। ग्रामीण लेवल पर जो शाखाएं हैं 1170, शहरी हैं 735 और अर्ध शहरी हैं 602 शाखाएं। सर्वाधिक शाखाएं किस बैंक की अगर कहेंगे तो याद रखना आपने SBI की हैं। और बैंक शाखाओं की बात अगर मैं करता हूँ सबसे ज़्यादा बैंक शाखाएं हैं हमारे देहरादून में 607 और मिनिमम है रुद्रप्रयाग में 54। अब बैंकिंग व्यवस्था की बात करते हैं, इसके इतिहास की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक भी इसमें हम देखने वाले हैं। तो उत्तराखंड में RBI की पहली बैठक हुई थी 5 मई 2006 मसूरी में। इस समय पे हमारे RBI के जो गवर्नर थे उनका नाम है, याद रखेंगे, YV रेड्डी। आप लोग के लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है वर्तमान में, अभी अगस्त 2024 की बात हो रही है, वर्तमान में हमारे RBI के गवर्नर कौन है। अगला पॉइंट है उत्तराखंड में RBI की पहली शाखा देहरादून में खोली गई 30 जून 2006 को। अब बात करते हैं उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की बात। तो इसके अंतर्गत 4 बैंक शामिल आते हैं। सबसे पहला है नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक, उसके बाद है अलकनंदा ग्रामीण बैंक, अगला आता है गंगा जमुना ग्रामीण बैंक और चौथा आता है पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक। तो 2006 में क्या हुआ था, ये जो नीचे के 3 बैंक आप देख रहे हैं अलकनंदा, गंगा जमुना और पिथौरागढ़, इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाया गया था जिसका नाम रखा गया 2006 में उत्तरांचल ग्रामीण बैंक। अब 1 नवंबर 2012 को क्या किया गया, इसमें एक और बैंक शामिल कर दिया गया। 3 बैंक पहले से शामिल थे, चौथा बैंक हमने शामिल किया नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक। तो इन चारों बैंकों को मिलाकर एक नया नाम दिया गया उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। 3 पहले से शामिल थे 2006 में, एक और शामिल किया हमने नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक। अब आगे बढ़ते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात हो रही है यहाँ पर, जो नीति आयोग हमारा जारी करता है। यह सूचकांक वर्ष 2015-16 और 19-21 के आंकड़ों पर आधारित है, मतलब मान के चला चौथे 5 साल में जारी होता है। 2015-16 में बहुआयामी गरीबी की अगर बात करते हैं प्यारे उत्तराखंड में तो ये थी 17.67%, जबकि वर्ष 2019 से 21 के बीच ये रही 9.67%। सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी से निकलने वाले जिलों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीब जो निकले हैं उस गरीबी को छोड़ चुके हैं, मतलब अच्छे लेवल पे आ चुके हैं। तो नंबर 1 पे आता है अल्मोड़ा, यहाँ पर 16.18% लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं। उसके बाद आता है उत्तरकाशी 14.74%, उसके बाद आता है चंपावत 12.82%। सबसे कम जो हमारे बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं पौड़ी के अंतर्गत, यह 3.01%, इतने प्रतिशत लोग ही आ पाए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लगभग 9,17,299 लोग बहुआयामी गरीबी के मानकों से बाहर आए हैं इस दौरान हमारे प्यारे उत्तराखंड से। अब देखते हैं आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देश की GDP रैंकिंग में प्यारे उत्तराखंड का स्थान है 20वां, जबकि प्रति व्यक्ति आय की बात अगर करते हैं देश में तो हमारे प्यारे उत्तराखंड का स्थान है
सिक्स्थ। आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के आकार की बात अगर मैं करता हूँ तो ये है 1.95 लाख करोड़ से बढ़कर 3.46 लाख करोड़। पीछे हमने पढ़ा था ये पॉइंट। प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या की बात अगर करते हैं तो ये है 9 लाख आर्थिक समीक्षा के अनुसार। बेरोजगारी दर ये रह चुकी है 4.9%। इससे पहले कितनी थी? 8.4%। ओवरऑल की बात हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बात करता हूँ बेरोजगारी दर 10% से घटकर कितना हो गई है? 4.5%। 4.5%। आगे बढ़ते हैं। राज्य के कर के प्रमुख स्रोत की अगर मैं बात करता हूं तो राज्य में जो वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, जैसे आजकल जीएसटी है वैसे पहले क्या होता था? वैट होता था। तो वैट लागू हुआ था 1 अप्रैल 2005 को, और वैट लागू करने वाला हमारा प्यारा उत्तराखंड जो था 22वां राज्य था। जीएसटी की बात अगर मैं करता हूँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात अगर करते हैं तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। इसे लागू करने वाला हमारा प्यारा उत्तराखंड 5वां राज्य है। और हमारे विधानसभा में अगर मैं बात करता हूँ, विधानसभा जो भवन है हमारा, वहाँ पर जीएसटी बिल ये लाया गया था 2 मई 2017 को। उसके बाद जुलाई में हमने इसे लागू कर दिया था। राज्य में ई वे बिल व्यवस्था की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 20 अप्रैल 2018 से लागू हुआ था। 3 महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, विशेष रूप से आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं, सहकारी समिति अधिनियम कब का है? 2003 का है। सहकारी सहभागिता योजना कब की है? 1 मई 2005 की है। और राज्य योजना आयोग का गठन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका गठन हुआ है 21 मार्च 2001 को। 21 मार्च 2001। अब बात करते हैं उत्तराखंड बजट 2024-25 की। किसने प्रस्तुत किया? हमारे वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने। हमारे राज्य के बजट का आकार कितना है? 89,230.07 करोड़, जो 2023-24 के बजट की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक है? 15.25% ज़्यादा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। टोटल व्यय की बात करें तो व्यय तो हमारा यही हो गया, टोटल यही 89,230.07। अब इसको भी 2 भागों में हम बांटते हैं। एक आता है राजस्व व्यय और एक आता है पूंजीगत व्यय। इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो राजस्व व्यय की बात अगर मैं करता हूँ तो ये बनता है 55,815.77 करोड़। जबकि पूंजीगत व्यय की बात अगर मैं करता हूँ तो ये बनता है 33,414.30 करोड़। पूंजीगत परिव्यय की बात करते हैं तो ये कितना है? ये बनेगा 13,779.67 करोड़। कुल प्राप्तियों की बात करते हैं। कुल प्राप्तियां कितनी हैं? 88,597.11 करोड़। इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल होगा? राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये बनेगा कुल प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां कितनी रहेंगी इस फाइनेंशियल ईयर में यानी 2024-25 में? ये रहेंगी 60,552.90 करोड़। जबकि पूंजीगत प्राप्तियां रहेंगी 28,044.21 करोड़। अब बात करते हैं उत्तराखंड सरकार के पास रुपया कहाँ से आता है। ये डायरेक्ट सवाल हमारे बन जाते हैं। तो लोक ऋण से प्राप्त होता है 31.30%, सबसे ज़्यादा यहीं से प्राप्त होता है। परसेंटेज पूछ देते हैं ज़्यादातर हमसे, ये ध्यान रखना है आपने। सबसे ज़्यादा लोक ऋण, पब्लिक डेप्ट की बात हो रही है। स्वयं का कर राजस्व से हमें प्राप्त होता है 25.24%। जबकि केंद्र से प्राप्त अनुदान जो है हमारा 21.90%। अब उत्तराखंड सरकार का रुपया कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ सरकार हमारा पैसा लगाती है? तो सबसे ज़्यादा पैसा लगाती है वेतन भत्ते और मजदूरी पर। कितना परसेंटेज? 22.63%। निवेश ऋण पर कितना प्रतिशत पैसा जाता है? 22.43%। लघु निर्माण कार्य पर कितना पैसा जाता है? 10.41%। सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। बजट का उद्देश्य की बात करें तो त्रिवेणी बजट के आधार स्तंभ पर अग्रणी उत्तराखंड की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत उन्नत उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड और क्षमतावान उत्तराखंड हमारा प्रमुख लक्ष्य है। बजट की थीम की बात अगर मैं करता हूं तो सबका साथ सबका विकास के साथ समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास की बात इसमें की गई है। प्रमुख स्तंभ हमारे प्यारे बजट की बात, जो प्रमुख स्तंभ है हमारा वो है ज्ञान, जी से गरीब, मतलब इन पर विशेष फोकस दिया जाएगा। वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से बनता है नारी शक्ति।
राजस्व आधिक्य की बात अगर करते हैं तो हमारे जीडीपी का 1.2% प्राप्त हुआ है। राजकोषीय घाटा की बात अगर करते हैं तो ये जीडीपी का 2.39%। और उत्तराखंड के ऋण की बात अगर मैं करता हूँ तो कितना ऋण हम पर है, डेप्ट हम पर है, तो जीडीपी का 24.23% हम पर क्या है, ऋण है। अब बात करते हैं बजट के आवंटन की, कहाँ कहाँ पर हमने बजट आवंटित किया है। तो जेंडर बजट ये हमारा है 14,538.05 करोड़। कैंपा योजना यानी जो वन से रिलेटेड एक योजना है जिसे प्रतिपूरक वन रोपण निधि और योजना प्राधिकरण भी कहते हैं, इसके लिए हमने 343 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सारा परियोजना स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी, इसके लिए भी हमने बहुत सारा पैसा दिया है। अब कितना पैसा दिया है ये मैंने जानबूझकर छोड़ा है, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी के लिए कितना पैसा हमारे इस बार के बजट में दिया गया है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। 38वें नेशनल गेम जो कि हमारे उत्तराखंड में इस बार होने की संभावना है, उसके लिए 250 करोड़ रुपए। जलवायु परिवर्तन के सामान इत्यादि के लिए 55 करोड़। मानसखंड मंदिर माला मिशन के लिए 50 करोड़। इकोलॉजी इकोनॉमी के लिए 48 करोड़। एप्पल मिशन के लिए 35 करोड़। सीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए 12 करोड़, याद रखेंगे। ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए। जमरानी बांध परियोजना के लिए 710 करोड़ रुपए। सोंग नदी परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपए। लखवाड़ परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपए और मिलेट्स मिशन के लिए 7 करोड़ रुपए इस बार के बजट में निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के लिए 10 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए 21 करोड़ रुपए, नंदा गौरा योजना के लिए 195 करोड़ रुपए और राजस्व अभिलेखों का डिजिटल बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इनमें से आगामी परीक्षाओं में एक न एक पॉइंट जरूर पूछा जा सकता है। सारे पॉइंट इसी प्रकार से आपने भी नोट डाउन करने हैं। अब आज के लेक्चर के आखिर के कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट की बात की गई है जो सेंट्रल लेवल का होता है, और राज्य स्तर के बजट की बात की गई है आर्टिकल 202 में। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, उत्तराखंड का पहला बजट प्रस्तुत किया था रमेश पोखरियाल निशंक जी ने 3 मई 2001 को, जिस समय हमारी अंतरिम सरकार चल रही थी। अंतरिम सरकार निर्वाचित सरकार के बारे में डिटेल में ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचित सरकार का पहला बजट प्रस्तुत किया था हमारे एनडी तिवारी जी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री भी थे। कब प्रस्तुत किया? 2002 में। और उत्तराखंड का पहला जेंडर बजट जारी किया गया था 2007-8 में। इस बार के जेंडर बजट में कितना पैसा हमने आवंटित किया है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 14,538.05 करोड़ रुपए। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। सेशन पसंद आ रहे हैं, यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। कोई भी क्वेरी आपकी है, किसी भी बैच से आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे आप लोगों ने संपर्क करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी लेक्चर का दूसरा भाग देखेंगे, यानी आर्थिक परिदृश्य जो हमारे प्यारे उत्तराखंड का है उसका ही दूसरा भाग हम देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।